नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं संविधान की इस पाठशाला में। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी, हमने संविधान सभा के बारे में जाना, हमारी प्रियम्बल के बारे में जाना। उसके बाद हमने भारतीय संविधान के 22 भाग और संविधान की अनुसूचियों के बारे में समझा। ठीक है दोस्तों, आज से हम संविधान को उसी कंटिन्यूटी के हिसाब से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। भाग 1 से हम स्टार्ट करेंगे और उसे हम लास्ट तक, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहां तक लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य दिया गया है। और संविधान का भाग 1 जो है, इसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसा नाम से ही विदित है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य भारत के सभी राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया है। अर्थात इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान का भाग 1 जो है, उसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें से जो पहला अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, या आप कह सकते हैं भारत दैट इज इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो अनुच्छेद है, इसमें जो शब्द आया है भारत या फिर इंडिया, ये शब्द हमारे देश का नाम रिप्रेजेंट करता है, जबकि संघ शब्द जो है वो हमारे देश की शासन व्यवस्था, या मैं यूं कहूं शासन प्रणाली को बताता है। ठीक है, देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के समक्ष ये सवाल खड़ा हुआ कि हम संविधान के अंदर, जो हमारा संविधान है, जो एक तरीके से हमारे देश का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें हमारे देश का नाम क्या होगा। ठीक है, यूं तो हमारे देश के बहुत सारे प्राचीन नाम हैं, जैसे प्राचीन समय में से आर्यव्रत कहा जाता है, हिंदुस्तान है, हिंद है, और भी कई सारे नाम हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे घर पर आपके बहुत सारे नाम होते हैं, निकनेम होते हैं, लेकिन आपका सही नाम वही माना जाता है जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होता है। ठीक उसी प्रकार भारत का जो ऑफिशियल नाम है वो भारत या फिर इंडिया, या इंडिया शब्द जो है ये ब्रिटिश सरकार ने हमें दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने भारत को ये इंडिया शब्द नाम दिया। ठीक है, लोग इसे इंडिया के नाम से ही जानने लगे, इसलिए हमने भारत के साथ साथ इंडिया, हमने ये तय किया कि हमारे देश के 2 नाम होंगे, भारत और इंडिया। ये दोनों नाम हमारे देश के संवैधानिक नाम है, तथा संघ शब्द जो है ये हमारे देश की शासन प्रणाली को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि शासन प्रणाली से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जहां भी दुनिया में डेमोक्रेसी है, जहां पे लोकतंत्र है, जहां पर सरकारें चुनी जाती हैं, वहां पर आपको मुख्यतः 4 प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, मैं यहां पर आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। इस डायग्राम में मैं एक बड़ा सर्किल होगा, कुछ छोटे सर्किल होंगे। मैं पहले ही बता दूं, बड़ा सर्किल जो है आप उसे केंद्र से समझिए, उसका मतलब आप केंद्र सरकार समझिएगा या केंद्र समझिएगा, और छोटे सर्किल को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा राज्य से या राज्य सरकारों से। देखिए, सबसे पहली शासन व्यवस्था जो होती है उसे नाम दिया जाता है यूनिटरी सिस्टम, अर्थात इसे हम हिंदी में कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक संघ। ठीक है, इसके अंदर राज्य जैसी कोई परिकल्पना नहीं होती है, राज्य नहीं होते हैं। अगर राज्य नहीं है तो यहां पर राज्य सरकारें भी नहीं होंगी। यानी कि यहां पर इस देश के अंदर जहां पर यूनिटरी सिस्टम होगा, वहां पर केवल एक सरकार देखने को मिलेगी और सारी शक्तियां उसी सरकार में निहित होंगी, और वो होगी आपकी केंद्र सरकार। इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आप ब्रिटेन में देख सकते हैं। वहां पर यूनिटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, वहां पर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद दूसरी शासन व्यवस्था आती है। देखिए, यहां पर मैंने एक बड़ा सर्किल बनाया हुआ है, और बड़े सर्किल के अंदर ये तमाम छोटे छोटे मैंने आपको सर्किल बनाए हैं। यानी कि यहां पर 2 सरकार, एक देश है, वो देश राज्यों में बटा हुआ है, और राज्यों में बटा हुआ तो यहां पर 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे ठीक हमारे भारत में है। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ। जैसे
कनाडा और भारत के अंदर ये देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने सभी छोटे सर्किल बड़े सर्किल के अंदर रखे हैं। यानी कि यहां पर राज्य सरकारें तो हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार से अधिक पावरफुल नहीं है, यानी कि पूरी तरीके स्वायत्त नहीं है। ये सरकारें जो हैं केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए काम करती हैं, और इस सिस्टम में राज्यों को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपना अलग संविधान बना सके, वो देश से अलग होकर एक अलग देश बना सके। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार की हमारे देश में शासन व्यवस्था है या नहीं, वो आप खुद इस बात को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरी प्रकार की एक शासन व्यवस्था होती है, जिसे डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक होगा केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरी होगी राज्य सरकार। लेकिन आप देखिए यहां पर छोटे सर्किल जो हैं, जो राज्य सरकार को डिनोट करते हैं, यहां पर ये राज्य कुछ बड़े सर्किल के अंदर है और थोड़ा आधा सर्किल के बाहर है। यानी कि इस प्रकार के शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पैरेलल है, यानी कि दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं। या फिर मैं यूं समझाऊं कि जितना पावरफुल इस व्यवस्था में पीएम है, उतना ही पावरफुल यहां पर सीएम है। जबकि हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स में अलग होता है, वहां पर सीएम कम पावरफुल है कंपैरिजन टू पीएम। लेकिन यहां पर तीसरी प्रकार के शासन व्यवस्था में पीएम और सीएम दोनों पैरेलल हैं। यानी कि ये जो राज्य हैं इस तीसरी शासन व्यवस्था में, जिसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम, यहां पर हम देखेंगे कि राज्यों को यह अधिकार है कि वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं, अपनी अलग नागरिकता वो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी स्वायत्ता नहीं है कि वो देश से अलग हो जाएं। ठीक है, फेडरल सिस्टम से कहा जाता है, और फेडरल का हिंदी अर्थ होता है संघात्मक शासन व्यवस्था, और इसका बेहतरीन उदाहरण आपको अमेरिका जैसे देश में देखने को मिल जाएगा। यही कारण है आपने देखा होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहां पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें भारतीय संविधान के स्रोत में पढ़ाऊंगा, और आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम संविधान के यूनियन शब्द की बात करें, यूनियन शब्द जो है वो भारतीय संविधान में कहां के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। जबकि आजादी से पहले जो हमारे यहां ब्रिटिश संविधान चलता था, उसमें यूनियन शब्द की जगह एक दूसरा शब्द हुआ करता था जिसे कहा जाता था फेडरल। जबकि यूनियन और फेडरल ये दोनों इंग्लिश वर्ड जो हैं, इनका एक ही हिंदी वर्ड होता है, वो होता है संघ। लेकिन आजादी के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरल शब्द को संविधान से हटाकर कनाडा के संविधान से एक नया शब्द लिया, यूनियन। ठीक है, आप इस बात को सोचिए कि आपके मन में कि यह सवाल आता है या नहीं आता है कि क्या जरूरत थी फेडरल शब्द को हटाने की, जब उसका हिंदी अर्थ संघी होता है, यूनियन का हिंदी अर्थ भी संघी होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चार्ट से, इस डायग्राम से आपको वो बात समझ आई होगी। देखिए, फेडरल सिस्टम में राज्यों की जो स्थिति होती है वो हमारे देश में नहीं है, वो यूनियन सिस्टम में होती है। तो यूनियन सिस्टम हमारे लिए ज्यादा कंपेटेबल था, ज्यादा बेहतरीन था, इसलिए हमने कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया और फेडरल शब्द को हटा दिया, उसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चौथी प्रकार की शासन व्यवस्था जो होती है उसे कहा जाता है कन्फेडरेशन सिस्टम, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के कंपैरिजन में बिल्कुल कम पावरफुल होती है। यानी कि यहां पर उल्टा है, यहां पर सीएम अधिक शक्तिशाली होता है, किससे? पीएम से। यहां पर राज्य सरकार ज्यादा पावरफुल है, किससे? केंद्र सरकार से। और केवल इतना ही नहीं, कन्फेडरेशन सिस्टम में ये राज्य पूरी तरीके से इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अपना अलग संविधान बनाने के साथ साथ इस देश से जब चाहें अलग होकर एक नए देश का निर्माण कर सकते हैं। और कन्फेडरेशन सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यह होता है संघ का मतलब। ठीक है, देखिए आपको यह लाइन हमेशा याद तो रहती है कि अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघ होने से क्या मतलब है, राज्यों का संघ होने से क्या मतलब है, ये आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं अनुच्छेद 2 की। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद को यह अधिकार होगा कि
क्या अधिकार है, चलिए देखते हैं। पहला, कि वह नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति रखता है, कि कोई नए राज्य हैं उनको वो भारतीय संघ में, भारत देश में शामिल कर सकता है। दूसरी शक्ति यह है कि वो नए राज्यों की स्थापना करके उन्हें संघ में शामिल कर सकता है, यानी कि कोई छोटे छोटे राज्य हैं, पहले उनको एक मिक्स करके एक बड़ा राज्य बना दे और फिर उनको भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, इसे मैं क्लियर करता हूं। देखिएगा, अनुच्छेद 2 में संसद के द्वारा उन राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की बात कही जा रही है जो वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को, जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की बात कही जा रही है। ठीक है, देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 2 में उन राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की बात कही जा रही है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। और सवाल ये उठता है, क्या फिर भारत देश को क्या इतना अधिकार है कि वो दूसरे किसी देश के राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है? तो देखिए, इसे मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाऊंगा। देखिए, जैसे याद रखिएगा 1954 की बात है, जबकि हम आजाद 1947 में हो गए। 1954 में एक जगह पड़ती है दोस्तों, पुडुचेरी। ठीक है, जैसे पहले पांडिचेरी भी कहा जाता था, पुडुचेरी ये जो जगह थी ये भारत का हिस्सा नहीं थी 1954 तक। ये एक अलग ही देश था जिसका नाम था फ्रांस, उसका उपनिवेश था, उसके अधीन था। यहां पर फ्रांस गवर्नमेंट का शासन चलता था, जबकि भारत के अधिक नजदीक था। ठीक है, तो 1954 में भारत सरकार ने पुडुचेरी को अपने संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। ठीक है, एक समझौते के द्वारा। देन ठीक इसी प्रकार हमें याद रखना है कि 1961 में दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव, ठीक है, गोवा, ये जगह ऐसी हैं जो उस समय पुर्तगाल के अधीन हुआ करती थी। हमारी सरकार ने पुर्तगाल को इन्हें हमें सौंपने के लिए बात, हमारी सरकार ने पुर्तगाल से इनको सौंपने की बात कही, लेकिन पुर्तगाल सरकार ने इन्हें देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने एक सैन्य अभियान चलाया। कई एग्जाम्स में उस सैन्य अभियान का नाम पूछ लिया जाता है, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के नाम को लेकर कई बच्चों में कई तरीके की कंफ्यूजन है, कई किताबों में कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों को बच्चे कहते हैं कि सर वो ऑपरेशन जीरो था। ठीक है सर, वो ऑपरेशन 0 आवर्स था। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर्स का संबंध अनुच्छेद 2 से नहीं है। ऑपरेशन 0 आवर्स का संबंध 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से मिलता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि आप सभी को पता है, जब मैंने संविधान सभा आपको पढ़ाई, ठीक है, तो मैंने आपको उसमें बताया कि 1940 में तत्कालीन भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने अगस्त ऑफर पेश किया जो रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। देन उसके बाद 1942 में
क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, जो भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इन सभी वजहों के कारण भारत में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 9 अगस्त 1942 को। जब इस बात की खबर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो को लगी, तो लॉर्ड लिलिथगो कतई नहीं चाहते थे कि इस समय, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कि इस समय भारत में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो, इसीलिए वो आंदोलन ना चल पाए। उस आंदोलन को चालू होने से पहले कुचल दिया जाए, उस आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं को जेलों में डाल दिया जाए। इसीलिए लॉर्ड लिलिथगो ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन 0 आवर्स। वो एक अलग ऑपरेशन है। यहां पर ऑपरेशन विजय का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 2 में उन राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की बात कही जा रही है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करूंगा अनुच्छेद 3 की, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है। अधिकार किसको है? संसद को, ठीक है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य क्षेत्र का, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। इसे आप क्षेत्रफल कर लीजिएगा। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के किसी भी राज्य में राज्य का विभाजन करके दो या अधिक राज्यों का निर्माण कर सकती है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन भी कर सकती है। लेकिन ऐसा करने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अनुच्छेद 2 और 3 जो हैं वो लगभग सिमिलर से लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। अनुच्छेद 2 में उन राज्यों को शामिल करने की बात कही जा रही है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, जबकि अनुच्छेद 3 में उन राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन, उन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उन राज्यों के नाम में परिवर्तन करने की बात कही जा रही है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा है। जैसे यदि कल को संसद यदि चाहे, मान लीजिए जैसे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और अगर हमारी संसद चाहे तो एक विधेयक लाकर और राजस्थान राज्य के 2 हिस्से कर सकती है, यानी कि 2 नए राज्य बना सकती है, ठीक है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि क्या संसद जो है इस प्रकार का विधेयक जो लाएगी नए राज्य का गठन करने से संबंधित, क्या उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी या नहीं होगी? क्या इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति राज्य का मत जानने के लिए बाध्य होंगे या नहीं होंगे? यदि हैं तो क्या राज्य का मत मानने के लिए वो बाध्य हैं? तो वो अनुच्छेद 4 में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया जाने वाला कोई भी संशोधन जो है वो साधारण बहुमत से किया जाएगा, यानी कि साधारण संशोधन कहा जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि यदि कोई नया राज्य गठित करती है संसद तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो साधारण संशोधन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि जो राज्यों के गठन से संबंधित या फिर राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जो भी विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे, तो आप याद रखिएगा ऐसे विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखने की कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधित, नए राज्यों के गठन से संबंधित, नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित जो भी विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे वो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। और साथ ही में यह भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से मेरा मतलब है कि जिस राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है,
चाहे उसका नाम परिवर्तन हो रहा हो, चाहे उसके सीमा में परिवर्तन हो रहा हो, चाहे कुछ और उसमें परिवर्तन किया जा रहा हो, तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल को एक सूचना भेजेगा और उस राज्य का मत जानेगा कि क्या वो इससे सहमत है या नहीं। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि राज्य का चाहे जो भी मत हो, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य यदि चाहे कि हमें हमारा विभाजन नहीं करना, लेकिन संसद यदि चाहे, राष्ट्रपति यदि चाहे तो ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उनके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मत जान तो सकता है लेकिन मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो हमारे अनुच्छेद हुए, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। फिर से रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत अर्थात इंडिया हमारे देश का नाम तथा संघ शब्द हमारे देश की शासन प्रणाली को दर्शाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 जो है वो कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि संसद नए राज्यों की स्थापना करके नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 2 में उन राज्यों को भारत में संघ में शामिल करने की बात कही जा रही है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 को रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का विभाजन करके उसमें से 2 या अधिक राज्य बना सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 3 में उन राज्यों में परिवर्तन से सब की बात कही जा रही है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा है। ठीक है, आप दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि संसद में यदि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यदि संसद ऐसा कोई कार्य करती है जो अनुच्छेद 2 और 3 में लिखा हुआ है कि कोई सिर्फ भारत में किसी राज्य को शामिल करती है, राज्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है, तो अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसा संशोधन केवल साधारण संशोधन माना जाएगा, अर्थात इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में यह भी याद रखिएगा कि ऐसे विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मत को जान सकता है लेकिन उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, यह तो हुई अनुच्छेदों से संबंधित बात। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के साथ साथ कुछ नई मुश्किलों का सामना भी केंद्र सरकार को करना पड़ा। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी, जो काफी ऐसा नहीं कि ये आजादी के बाद हुई, बहुत पहले से ये मांग थी। आपको मैं याद दिला दूं, 1936 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहां पर शासन हुआ करता था, तब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भाषा के आधार पर भारत के एक राज्य का गठन किया जिसका नाम था उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ये ब्रिटिश भारत की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, सेम इसी प्रकार की मांग जो है वो भारत के अंदर आजादी के बाद उठने लगी कि भारत में जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए और वो जो राज्य हैं वो कैसे होने चाहिए, भाषा के आधार पर गठित होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो थे, केंद्र सरकार में 2 व्यक्ति खास करके, एक है अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, वो कतई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानते थे कि भारत में हर 5-7 किलोमीटर पर एक नई भाषा आ जाती है। तो इस प्रकार से भारत में कितने राज्य बनाने होंगे और जितने अधिक राज्य होंगे उतने ही अधिक मुश्किलें होंगी। आज इस राज्य में चुनाव, परसों उस राज्य में चुनाव, ये वो ऐसा ही चलता रहेगा और कहीं ना कहीं भारत की जो एकता और अखंडता है उसको इससे नुकसान होगा। लेकिन नई आजादी थी, नई लोग थे, तो भारत सरकार को इस मांग के ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ आयोग गठित करने पड़े इस मांग की जांच के लिए कि क्या ऐसा संभव है। तो यहां से सवाल दिए जाते हैं, कौन कौन से आयोग बने, उनका नाम क्या था, कब गठित हुआ, उनकी रिपोर्ट क्या आई, इस संबंध में आपको सवाल याद रखने हैं। इस संबंध में सिविल सेवाएं जो है, पीसीएस के एग्जाम्स जो हैं, वहां पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, हम देखेंगे कि नए राज्यों के गठन से संबंधित जो पहला हमारा बनता है जांच आयोग,
वो एक रिटायर्ड जज हैं श्रीकांत धर, एस के धर आयोग बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देश पर। ठीक है, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग का एक दूसरा नाम भी है भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक है, जिसे ये जांच करनी थी कि क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए एसके धर आयोग जो है इसका गठन जून 1948 में होता है और बहुत जल्द ही इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश कर दी। बहुत सी किताबों में नवंबर मिल जाएगा, आपको इससे परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है, पेश कर दी। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? एसके धर आयोग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन सरकार भाषाई आधार पर नहीं कर सकती, लेकिन प्रशासनिक सुविधा पर कर सकती है। राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई ना रखकर प्रशासनिक सुविधा रखने की अनुशंसा की गई। अर्थात इस आयोग ने सरकार को यह रिपोर्ट भेजी कि यदि कोई बड़ा राज्य है, उसकी प्रशासनिक सुविधाओं को बनाए रखने में मुश्किलें हो रही हैं, तो आप उसके दो हिस्से कर सकते हैं, यानी कि उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं और नए राज्य बना सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर कतई नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के पश्चात जो मांग उठ रही थी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, वो फिर से प्रखर हो गई। ठीक है, तो भारत सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए एक दूसरी जांच समिति गठित की, जिसे कहा जाता है जेवीपी आयोग या जेवीपी समिति। देखिए इसमें 3 सदस्य थे जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, इस आयोग का नाम पड़ा है। देखिए इस आयोग का गठन अगर हम देखें तो दिसंबर 1948 में कर दिया गया, जिसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1949। ठीक है, इसमें 3 लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं के नाम है, इन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर से नाम आया है। जवाहरलाल नेहरू से जे लिया है, बी से वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया से पी लिया है। ये पट्टाभी सीतारमैया जो है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत एक त्रिपुरी संकट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो त्रिपुरी संकट आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य हम देखेंगे मतभेद हो जाते हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि त्रिपुरी संकट क्या था और त्रिपुरी संकट कब हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 लोग थे, ठीक है, जेवीपी समिति में, और इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। ठीक है, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि बेसिकली इसने भी एसके धर आयोग की रिपोर्ट को ही दोहराया। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फिलहाल भारत की एकता और सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, इसीलिए भारत में अभी जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग है उसे कुछ वर्षों के लिए स्थगित किया जाता है, कुछ वर्षों बाद इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन खास करके दक्षिण भारत में इस बात को लेकर खासा असंतोष व्याप्त हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषी लोग रहते थे, जिनमें तमिल भाषी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जेवीपी आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? एक कांग्रेसी सामाजिक नेता हैं जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। आपको ये नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, मैं तस्वीर आपके साथ उनकी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहा हूं। महात्मा गांधी के परम भक्त माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं उनके। ठीक है, उन्हीं के आचरण पर, सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे कवि भी माने जाते हैं उस भाषा के। ठीक है, देखिए पोट्टी श्रीरामुलु की अगर हम बात करें तो पोट्टी श्रीरामुलु का जो जन्म होता है वो 16 मार्च 1901 को मद्रास प्रेसिडेंसी में होता है और इनका निधन होता है 15 दिसंबर 1952 को चेन्नई में। ठीक है, और इनका एक अन्य नाम, इन्हें दक्षिण भारत में अमर अजीवी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दरअसल क्या होता है कि
जेबीपी आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात दक्षिण भारत में नए भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू हो जाता है और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोटी श्री रमालू। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि पोटी श्री रमालू जो हैं वो कांग्रेस को बार बार ये मैसेज देते हैं कि दक्षिण भारत में एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के दो व्यक्ति, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूं, और वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें ये राजा जी कहकर भी बुलाते थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे। जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तो इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और एक आमरण अनशन की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि यदि मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं अपनी भूख हड़ताल तब तक नहीं तोड़ूंगा, हंगर स्ट्राइक तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक मेरे प्राण ना निकले। तो 19 अक्टूबर 1952 को हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी स्ट्राइक शुरू की और लगातार 58 दिनों तक इन्होंने ये भूख हड़ताल जारी रखी और अंततः 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। बस यहीं पर गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो उनके निधन के पश्चात दक्षिण भारत में एक तरीके से हाहाकार मच जाता है और जो आंदोलन अब तक अहिंसक रूप से चल रहा था, कहीं ना कहीं वो हिंसक हो गया इनके निधन के पश्चात। हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो तेलुगु भाषी लोग नहीं थे, जो तेलुगु नहीं बोलते थे, उनको मारा जाने लगा, उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाने लगा। ठीक है, रेलवेज, बसेज, जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, सबको डैमेज किया जाने लगा, आग के हवाले कर दिया गया। और ये जो हिंसा थी ये बड़े पैमाने पर हुई और आखिरकार भारत सरकार को उनकी मांगों के आगे घुटने टेकने पड़े, जिसका परिणाम ये हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि अंततः भारत सरकार को एक नए राज्य का, या मैं यूं कहूं कि भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का गठन करना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953। आपको अब याद रखना है कि भारत सरकार जो है वो ये बात भली भांति जानती थी कि जब एक राज्य जो है वो हमने गठित कर दिया है भाषा के आधार पर, तो अब और भी लोग मांग करेंगे। गुजराती भाषा के आधार पर मांग करेंगे, मराठी भाषा के आधार पर मांग करेंगे, तो वो लोग भी हिंसा पर उतारू होंगे। तो इस हिंसा से बचने का यही एक ऑप्शन है कि हम एक जांच आयोग बैठाएं और ये जांच करें कि भारत में भाषा के आधार पर कितने राज्य गठित किए जा सकते हैं। और हम देखेंगे कि 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम फजल अली आयोग भी है। इस आयोग में हम देखेंगे इसका गठन दिसंबर 1953 में होता है और इस आयोग में हम देखेंगे कि निम्न 3 सदस्य थे। डॉक्टर फजल अली, ध्यान रखिएगा, ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, डॉक्टर फजल अली, के.एम. पनिक्कर, कन्हैया मानिकलाल पनिक्कर, और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे। ठीक है, देखिए ये जो फजल अली आयोग है, इस आयोग ने 2 वर्ष पश्चात 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं चलेगा। उस समय हम देखेंगे कि भारत में एक नारा चलता था, खास करके दक्षिण भारत में, कि एक राज्य एक भाषा, यानी कि एक राज्य में एक ही भाषा के लोग निवास करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे। ठीक है, इस सिद्धांत को तो नकार दिया गया, लेकिन हाँ, फजल अली आयोग ने इस बात को जरूर स्वीकार कर लिया कि भारत में भाषा के आधार पर नए राज्य गठित किए जा सकते हैं। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कि इस जांच आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात हम देखेंगे कि भारत सरकार जो है वो एक संविधान संशोधन करेगी। कौन सा? मैंने आपसे पिछली स्लाइड में भी बात की थी, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ। ठीक है, जिसके द्वारा भारतीय संघ में पहले जो राज्यों की श्रेणियां हुआ करती थी, ABCD, ठीक है, राज्यों की जो श्रेणियां हुआ करती थी उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और संपूर्ण भारत संघ को
14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने भाग वाली स्लाइड में आपसे बात की थी कि ABCD, ठीक है, क ख ग, ये जो श्रेणियां होती है क्या होती है, मैंने यहां पर आपको डिटेल में उनको बताया है। देखिए, भाग क में वो राज्य थे जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिनको प्रांत कहा गया था, या मैं यूं कहूं जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन था, वो ए श्रेणी के या क श्रेणी के भारत राज्य माने जाते थे। दूसरे थे बी श्रेणी के राज्य या ख श्रेणी के राज्य, जिनमें राजस्थान भी एक राज्य था। बेसिकली ये बड़े आकार की देशी रियासतें थी, जैसे कि हैदराबाद थी, मैसूर था। ठीक है, सी श्रेणी के जो राज्य थे, सी श्रेणी के राज्यों में आप देखेंगे कि यहां पर ब्रिटिश भारत मुख्य आयुक्त या शाही शासन वाले, एक तो छोटी रियासत इसमें शामिल थी, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो इसमें शामिल किए गए। ठीक है, और डी श्रेणी के जो राज्य थे, डी श्रेणी के राज्य जो थे, इसमें उन राज्यों को रखा जाना था जो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं विदेशी राज्यों से लिए जाएंगे, यानी कि बाद में भारतीय संघ में शामिल किए जाएंगे। शुरुआत में केवल इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, क्योंकि उसकी भौगोलिक जो स्थिति थी वो भारत से बाहर थी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आया। ये जो श्रेणी है ये पहले चलती थी 1956 तक थी ये, लेकिन फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जब भारतीय संसद ने कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया, तो इन राज्यों की श्रेणी को भी खत्म कर दिया गया और संपूर्ण भारत को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जो 14 राज्य थे, 14 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे राज्यों की संख्या 29 हुई, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या 28 है। और किस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ी, ठीक है, पहले 7 थे, फिर 9 हुए और अब 8 है। ठीक है, तो उन राज्यों का गठन जो है उनके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको इसके जस्ट बाद एक अलग वीडियो लेके आऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ट्रिक के साथ आपको उन राज्यों का गठन मैं आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि पटवार आरपी जैसे एग्जाम्स में बहुत बार ये देखने को मिला है कि राज्यों का गठन से संबंधित कई सवाल दे दिए जाते हैं कि किस राज्य का गठन कब हुआ। 4 राज्य आपको दे देगा, उनको आरोही या अवरोही क्रम से वो जमा लेता है, व्यवस्थित करवा लेता है, तो ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं अगला वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। जाने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक वीडियोस के लिए और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, उड़ान इंस्टीट्यूट अलवर, और प्रख्यात राजस्थान जीके के प्रख्यात विशेषज्ञ शकील अहमद जो इतिहास के व्याख्याता हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए अवेलेबल हैं, वो भी आप ज्वाइन करें, उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। और अन्य किसी भी प्रकार जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, अगर आपको उनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उड़ान इंस्टीट्यूट अलवर के नाम से, @उड़ान इंस्टीट्यूट अलवर। उम्मीद करता हूं कि भारतीय संविधान का भाग 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।